हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हमने पिछली क्लास में अम्ल की क्रिया धातु से करने के पश्चात जो गैस मुक्त हुई थी, हाइड्रोजन गैस, उसको प्रयोग द्वारा समझा था, एक चित्र बनाया था। मैंने उसमें आपको नोट्स के थ्रू नहीं लिखवाया था क्योंकि उसकी थ्योरी जो थी वो नहीं लिखवाई थी। तो आपको अगर क्लास के नोट्स पीडीएफ के थ्रू चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको यहाँ इस चैनल पर पढ़ाए गए हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर, तो आपको मिल जाएंगे। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब अम्ल की क्रिया धातु से करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक और चीज़ यहाँ से, इस जगह से क्वेश्चन आता है कि पीतल या तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रख सकते, दही अचार वगैरह जो है ये इन बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता। तो सीधी सी बात हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि पीतल या तांबा ये क्या है, धातु है, क्या है, धातुएं हैं, और धातु और दही या खट्टे पदार्थ क्या है, अम्ल है। जब धातु और अम्ल आपस में क्रिया कर लेते हैं तो क्या बनता है, लवण। और ये लवण जो है, ये लवण खाने में कैसे होते हैं, विषैले होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसलिए पीतल या तांबे के बर्तन में अम्ल को या अन्य दही या अन्य जो भी खट्टे पदार्थ हैं उनको नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, अम्ल। ठीक है, आज की क्लास में हम धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ एक चित्र बना हुआ है। चित्र इतना अच्छा नहीं बना, आप आपकी बुक में जाकर देख सकते हैं। देखिए परखनली ली हमने, दो परखनली ली हुई है। एक परखनली में हमने यहाँ डाला हुआ है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, धातु कार्बोनेट। ठीक है, और इसी परखनली में इस कीप की सहायता से हमने डाला हुआ है तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल इसमें डाला हुआ है। तो इस HCl अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की आपस में क्रिया होती है। क्रिया किस प्रकार से होती है, रिएक्शन से समझते हैं इसको। ये है Na2CO3, नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि HCl अम्ल। तनु है मतलब इसमें H+ आयनों की सांद्रता जो है वो जल के मुकाबले कम है। ठीक है, अब HCl इन दोनों की जब आपस में क्रिया हुई यहाँ इस परखनली में, यहाँ तो क्या हुआ, देखो इन दोनों की जब आपस में क्रिया हुई तो यहाँ से Na, यहाँ से Cl, तो बाहर निकला NaCl। ठीक है, ओ एक और यहाँ बनेगा जल, जल का अणु बनता है H2। ठीक, और लास्ट में गैस बाहर निकलती है जिसका नाम है CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब कि साफ साफ हमें यहाँ से क्या पता चला कि जब हम धातु कार्बोनेट की क्रिया, धातु कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल से करते हैं तो क्या क्या तीन चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला बनता है लवण, दूसरा जल, प्लस बाहर कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। अब इस CO2 गैस की जांच हम किस प्रकार से करें कि ये CO2 गैस ही है। तो हमने इसकी जांच करने के लिए स्टैंड लगाया हुआ है और इससे लगाई हुई है एक परखनली। हमने सोडियम कार्बोनेट और तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इस परखनली में लिया और दोनों में आपस में क्रिया हुई, और इस परखनली से यहाँ पर जब इन आपस में क्रिया हुई तो लवण बना, जल बना, लेकिन एक गैस मुक्त हुई। ठीक है, इस गैस को यहाँ पर लगा हुआ है कॉर्क, इस गैस को हमने इस निकास नली द्वारा इस दूसरी परखनली में ले गए। यहाँ पर इस परखनली की स्थिति ये है कि यहाँ पर रखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यह गैस जब यहाँ इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
के विलयन से मिलती है तो क्या क्रिया होती है। देखो यहाँ पर ये है CaOH का होल ट्वाइस, नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसकी क्रिया हुई है CO2 गैस से, इससे। तो ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। अब यहाँ जो क्रिया हुई तो ये जो रंगहीन जो था ना, ये जो विलयन था, इस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, दुधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दुधिया, कैसा हो जाता है इसका रंग, दुधिया हो जाता है, मतलब सफ़ेदी। कैसा हो जाता है, सफ़ेद। ये CaCO3 जो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली क्लासेज में, ये सूत्र है संगमरमर का। ठीक है, चौक का भी यही सूत्र होता है जो चौक यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये इसी का रूप है, संगमरमर, चौक। तो इस बुझे हुए चूने की क्रिया, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इस बुझे हुए चूने की क्रिया जब CO2 से हुई तो कैसा हो गया, कलर कैसा हो गया, दुधिया हो गया। जो किसकी पुष्टि करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि करता है कि ये जो गैस यहाँ मुक्त हुई थी, ये गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि जब इस बिना बुझे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO, इसकी क्रिया जब हम जल से करते हैं तो ये तो है बिना बुझा चूना और हमें प्राप्त होता है बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने से हमने क्रिया की CO2, क्योंकि ये वायुमंडल की जो CO2 है ये क्रिया कर लेती है और रंग कैसा हो जाता है, दुधिया हो जाता है। मतलब कि यहाँ पुष्टि हो गई कि ये जो गैस जो बाहर निकली थी, ये गैस कैसी थी, CO2 गैस थी। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से पता लगाया जा सकता है। अब ये तो हमने धातु कार्बोनेट से क्रिया की, लेकिन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी यही क्रिया होती है। देखना किस प्रकार से, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर NaHCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब इसकी क्रिया हमने किससे की है, किसी भी अम्ल से कर दीजिए आप। ये हमने कर दिया HCl से, वहाँ HCl से कर रखा है, यहाँ भी HCl से कर ली। तो यहाँ भी क्या बनेगा, जो यहाँ बनाना वो का वही प्रोडक्ट बनेगा। देखना यहाँ से Na, यहाँ से Cl, बाहर कौन निकल गया, NaCl प्लस क्या निकलेगा बाहर, जल, और लास्ट में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब हम अम्ल से करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। इस गैस ये गैस जो है इसकी पुष्टि हमने इस प्रयोग द्वारा कर ली चित्र सहित। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है आपको PDF नोट्स में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं अम्ल क्षार की आपस में क्रिया। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो देखो ये अम्ल जो है ये क्रिया करते हैं क्षार से, और हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पेट में जब अम्लता बढ़ती है तो हम क्षारीय प्रकृति का कोई वस्तु खाते हैं और हमारे पेट में बढ़ी हुई अम्लता को वो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। मतलब वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का, इनो वगैरह। ठीक है, तो अम्ल को ख़त्म करने के लिए किसकी आवश्यकता है, क्षार की। तो अम्ल की क्रिया जब क्षार से होती है तो अम्ल भी अपने गुण खो देता है और क्षार भी अपने गुण खो देता है, और ये बनाते हैं यहाँ पर लवण। क्या बनाते हैं, लवण। लवण क्या होता है, ये इसी लेसन में है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। और यहाँ बनता है जल। क्या बनता है, जल।
तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि अम्ल ने अपने गुण खो दिए हैं, क्षार ने अपने गुण खो दिए हैं। ठीक है, तो क्या बना? लवण और जल, और इस अभिक्रिया को कहा गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदाहरण से समझते हैं। HCl, यह है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया हमने की NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2 बन गया, लवण प्लस जल बना। एक और एग्जांपल देखते हैं, H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी भी क्रिया हमने की इससे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट नाम है इसका। क्या नाम है? सोडियम सल्फेट प्लस यहाँ बन गया जल। अभिक्रिया को संतुलित कर लीजिए, ये लो हो गई संतुलित। ठीक है, एक और देखो, इसकी क्रिया हम करते हैं H2SO4 की क्रिया KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ क्या बनता है? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस H2। अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो अभिक्रिया को संतुलित भी कर लीजिए। अभिक्रिया संतुलित करना अगर आपको नहीं आती तो पहले आप चैप्टर फर्स्ट में मैंने अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि भी बता रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो ये अम्ल क्षार की आपस में क्रिया रही, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और लवण व जल बनाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अम्ल व धात्विक ऑक्साइड की आपस में क्रिया। हमने अभी पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं। यहाँ क्या होता है? जब अम्ल की क्रिया हम करते हैं धात्विक ऑक्साइड से, किससे? धात्विक ऑक्साइड से, तो यहाँ भी क्या बनेगा? लवण व जल। क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। अम्ल, ये लो HCl अम्ल। इस HCl अम्ल की क्रिया हमने की किसी भी धात्विक ऑक्साइड से कर सकते हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पर CuO, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड। अब यहाँ से क्या बनेगा? CuCl2, क्योंकि ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, देखो है ना, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है यहाँ पर? +2। तो यहाँ लिख देते हैं हम रोमन संख्या में कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो यहाँ बनेगा CuCl2 प्लस यहाँ क्या बन जाएगा? H2। अभिक्रिया को संतुलित कर लिया हमने ये। ठीक है, तो देखो अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से करी और लवण बना, साथ में जल बन रहा है। अब ये क्रिया तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने क्या देखा? अम्ल तो ये रहा। यहाँ हमें पता नहीं है क्षार क्या है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? लवण और जल। इसका मतलब ये, इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति का है। कैसी प्रकृति का है ये? क्षारीय प्रकृति का। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या होता है कि क्या कारण है कि धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो है ये अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल, और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड जो है ये कैसी प्रकृति के हो गए? क्षारीय, तभी तो लवण बना और जल बना। ठीक है, तो अम्ल की क्रिया जब धात्विक ऑक्साइड से करते हैं तो लवण और जल बनने के कारण ये धात्विक ऑक्साइड जो है ये कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब हमने अम्ल व धात्विक ऑक्साइड की क्रिया पढ़ ली आपस में, तो अब हम पढ़ते हैं क्षार व अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया। क्षार व अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया। तो देखो यहाँ पर क्षार जो है ये क्रिया करता है किससे? अधात्विक ऑक्साइड से।
अधात्विक ऑक्साइड से, और वही बनता है, क्या बनेगा यहाँ पर, लवण व जल, लवण और जल बनता है। तो क्षार कोई सा भी क्षार ले लीजिए आप, मान लीजिए हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, कोई सा भी अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड ना कि धात्विक, ठीक है। तो अधातु का ऑक्साइड जो हमारे आवर्त सारणी में बाईं ओर जो संख्या जो तत्व हैं, सॉरी दाईं ओर, वो कैसी प्रकृति के हैं, अधात्विक प्रकृति के हैं, उनके ऑक्साइड। मान लीजिए मैंने लिया कार्बन, ये कार्बन क्या है, अधातु है, और इस कार्बन का ऑक्साइड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा देखना, यहाँ बनेगा लवण Na2CO3, ठीक है, प्लस यहाँ पर बन जाएगा जल, अभिक्रिया को संतुलित कर लिया, ठीक है। तो ये तो है क्षार, इसका अभी पता नहीं, ये बन गया हमारे पास लवण और ये जल। तो देखो क्षार की किससे क्रिया होती है जब लवण और जल बनता है, अम्ल से होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन फिर बनता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं, कारण हमारे सामने है, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया जब क्षार से करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, इसलिए ये कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।